नमस्कार मित्रों, मैं देव यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवकुल एकेडमी पे। रोज़ाना की तरह आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर पर्यावरण की कोई क्लास लेके आओ। तो एनसीईआरटी का ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो हम कवर करने वाले हैं, ये क्लास पहली है आज, ठीक है, जिसमें हम पर्यावरण का परिचय और जैव मंडल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बता दूं, ये क्लास जो डिज़ाइन की गई है वो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है, सुपर टेट के लिए भी है, यूपी टेट के लिए भी है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी जहाँ भी आपकी ईवीएस पूछी जाती है, जहाँ भी पर्यावरण पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। बाकी बीपीएससी के लिए 100% महत्वपूर्ण है और अदर जितने भी एग्ज़ाम इसमें सुपर टेट और टेट वगैरह ये शो कराए गए हैं, 80% प्रश्न यहाँ से 100 ये तो फंसने ही वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज हम जिसके बारे में जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारा क्या है। तो पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं, इसे ही इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं, ठीक, या इन्वायरमेंटल साइंस भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो पृष्ठभूमि है इसमें के देखो, पर्यावरण, भूगोल, पॉलिटी, यूपीजी के बायो, यानी यूपीजी के भी कुछ डाले गए हैं क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट के लिए और बिहार जी के भी रहेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम इसके अगर पर्यावरण के परिचय की बात करें तो पर्यावरण का जो हमारा परिचय है उसमें घटक कौन कौन से हैं। तुम्हारा जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, खाद्य श्रृंखला, जाल, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। जैसे परितंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी और परितंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, सम्मेलन, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और ऊर्जा के स्रोत, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलें। अब शुरुआत करते हैं हम पर्यावरण का परिचय। शुरुआत करते हैं पर्यावरण का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन। इसमें अगर हम बात करें, जो पर्यावरण शब्द हिंदी का है, इसे दो शब्दों के मेल से बना, एक परि और एक आवरण। तो प्यारे बच्चों, परि का आवरण होता है चारों ओर और परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरना। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का जो अर्थ है वो होता है आपका घेरना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है और उन्हें प्रभावित करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा बनी। आगे अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। ये इंग्लिश शब्द है और इसकी उत्पत्ति एक फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरनर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस। तो यहाँ से दूसरी परिभाषा एक बनेगी कि इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के किस शब्द से, इन्वायरनर शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है और इस शब्द का जो मतलब है, अर्थ है, वो होता है आपका आस पड़ोस। क्लियर? तो यहां से एक परिभाषा बनती है हमारी कि जीवों के आस पड़ोस की सभी वस्तुएं जो उन्हें प्रभावित करती हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी कि जीवों के आस पड़ोस की वे सभी वस्तुएं जो उन्हें प्रभावित करती हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यहां तक क्लियर? आगे बात करें हम पर्यावरण की, आगे पर्यावरण की बात की जाए कि जैविक तथा अजैविक घटकों के युग्म से ये बनता है।
जैविक तथा अजैविक घटकों के युग्म से पर्यावरण बनता है, यानी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, जैसे अजैविक और जैविक। जैविक में आपकी सजीव वस्तुएं और अजैविक में आपके निर्जीव वस्तुएं आती हैं। यहां तक कोई समस्या? अगली स्लाइड पे चलें। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ ईबीएस, पर्यावरण के घटक। घटक के बारे में बात करें तो एक तो होते हैं प्राकृतिक घटक और एक होते हैं आपके मानव निर्मित घटक, यानी नेचुरल कंपोनेंट और आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स। यहां तक कोई दिक्कत? अब जो मानव निर्मित हैं उसमें आपके बांध, सड़क, भवन, धर्म, संस्कृति, जाति और उद्योग इत्यादि चीजें मानव निर्मित घटक में आती हैं। बात वहीं करें प्राकृतिक घटक की तो इसमें जैविक घटक, सजीव और अजैविक घटक यानी एबायोटिक, जिसमें आते हैं आपके निर्जीव। ठीक, यहां तक क्लियर? सजीव में आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाणु, कवक और अपघटक आते हैं, यानी जिन्हें डिकम्पोजर कहते हैं। प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ठीक, तो जैविक घटक में ये आ गए। अजैविक में आपका जैसे सूर्य का प्रकाश, ये प्राकृतिक है। मृदा, हवा, आर्द्रता, तापमान, नदियां, जल, पर्वत, पठार एवं मरुस्थल, ये सभी आपके निर्जीव हैं, लेकिन प्राकृतिक घटक के भाग हैं। तो आपसे यहां प्रश्न बन सकता है कि प्राकृतिक घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये 2 प्रकार के होते हैं आपके प्राकृतिक घटक। ठीक है, प्राकृतिक घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आप याद रखेंगे जैविक और अजैविक। क्लियर? अगले पे चलें। अब यहां जैसे एक प्रश्न बनेगा कि कौन सा घटक पर कौन पर्यावरण के जैविक घटक हैं? मृदा, प्रकाश, जल या कवक? तो इसमें कवक हमारा पर्यावरण का जैविक घटक है और बाकी ये तीनों जो हैं ये हमारे अजैविक घटक हैं। जैसे मृदा, प्रकाश और जल प्राकृतिक घटक में ये अजैविक घटक हैं। वहीं आपसे पूछे कि मानव निर्मित घटक, मानव निर्मित घटक तो इसमें आपका क्या है? प्रोटीन, आयरन, जल, उद्योग। इसमें उद्योग आपका राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि प्रोटीन, आयरन, जल ये सब प्राकृतिक घटक हैं। उद्योग कोई भी होगा वो मानव द्वारा निर्मित ही होगा, जैसे कपड़ा उद्योग, सरिया उद्योग, जैसे हमारे अलमारी वगैरह सामान वगैरह मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं। तो ये सब मानवों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। आगे चलें पर्यावरण के तत्व के बारे में। पर्यावरण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ईवीएस। तो इसमें जीवन संभव बनाते हैं, यानी जो पर्यावरण के तत्व हैं वो जीवन संभव बनाते हैं। और पर्यावरण के कुल 4 तत्व हैं जिनमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और इन तीनों को मिला के एक बनता है जैवमंडल। ये सभी सजीव का जीवन जैव मंडल में ही जीवन संभव है। तो एक प्रश्न बनता है कि जैव मंडल किन 3 के मिलने से बनता है? तो आप बोलेंगे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का वह भाग जहां तीनों मिलते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक सर्किल ये बनाएं, एक ये बनाएं और एक ये बना दिया, इसको हम कह दें कि ये वाला हमारा वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल। ये हमारा है जलमंडल। ठीक, और ये आपका है स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल। अब इसका जो ये बीच वाला भाग है, जो ये बीच वाला भाग है इसका, ठीक है, ये बीच वाला भाग है, इसको ही आप कहेंगे
जैव मंडल। तो आपको अब अच्छे से समझ आया होगा कि जैव मंडल तीनों का भाग, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, तीनों का जितना भाग एक दूसरे से मिलता है उसे ही जैव मंडल कहते हैं। ठीक, आगे ये बताया भी है, ये जल, जैसे ये आपको समझाया गया है कि जलमंडल, स्थल और वायु, इन तीनों का जो ये भाग यहाँ मिला हुआ है इसी को जैव मंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। वही यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जल, स्थल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जल, स्थल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं उसे ही जैव मंडल कहते हैं। आगे बात करें हम ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम चलें मध्यमंडल। ये मध्यमंडल यहाँ कैसे आया? एक सेकंड, ये पीडीएफ थोड़ा दूसरी अपलोड हो गई है। एक सेकंड, एक सेकंड में हम अपनी पुरानी वाली पीडीएफ अपलोड करते हैं। बस एक सेकंड का टाइम देना। ये था यहाँ से, ठीक है। अब हमने वो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल ये विभिन्न जो गैसों का मिश्रण है उससे ही वायुमंडल का निर्माण होता है, जिसमें वायु, जलवाष्प और धूल के कणाव के मिश्रित होते हैं, जिससे वायुमंडल का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ बताया भी गया है कि गैस, जलवाष्प और धूल के कण मिलके वायुमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे आपसे बात हो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल अपने साथ बांधे रखता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो वायुमंडल को अपने साथ बांधे रखता है। ये तुम्हें याद रखना है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को अपने साथ बांधे रखता है। बात करें वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, जो तुम्हारी पादपों के लिए महत्वपूर्ण है, पादपों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं ऑक्सीजन 21%, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, श्वसन के लिए जो जरूरी होती है। वहीं इसमें आर्गन जो है वो 0.98% पाई जाती है। और यहीं एक चीज याद रखना कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आर्गन है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आपसे पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है, ये पूछे तो जवाब होगा तुम्हारा आर्गन। और अगर तुमसे ये पूछ ले कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, और दूसरे पे 21% ऑक्सीजन, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस में है आपकी आर्गन 0.98%। इसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%, जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। और ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस भी है जो पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में सहायक है। अगर
CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी तो तापमान बढ़ेगा, और CO2 की मात्रा में कमी होगी तो तापमान आपका घटेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगले पे चलें तो 5वें नंबर पे एक नियोन गैस आती है जो 0.0018% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आगे हम बात करें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की परतें, इसे कुल 5 परतों में विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहली परत है आपकी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, जो 12 किलोमीटर तक फैली है। फिर आता है आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, ये 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल फैला हुआ है। उसके बाद आपका मध्य मंडल आता है जिसे मीसोस्फेयर कहते हैं, ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल फैला हुआ है। क्लियर? इसके बाद तापमंडल आता है। जो तापमंडल है जिसे थर्मोस्फेयर कहते हैं, ये 80 से 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी अगली परत जो 5वीं है उसे हम बाह्यमंडल कहते हैं यानी एक्सोस्फेयर, ये तुम्हारा 600 किलोमीटर के ऊपर तक फैला हुआ है। तो यहां एक चीज याद रखना, ये जो इंग्लिश वाले जितने भी नाम हैं, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल, ये न देखें इनके अंग्रेजी वाले नाम हिंदी में लिख के दे देता है। जैसे क्षोभ मंडल है तो ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में लिख के ट्रोपोस्फेयर ही दे देगा। तो अगर आप इंग्लिश वाला नाम भी याद रखें तो और बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक, अब अगले पे चलें। अगली स्लाइड में वही हमारा जैसे ध्रुवों से इधर ध्रुव और इधर भूमध्य रेखा, तो जो लंबाइयां हैं परतों की, जैसे तुम्हारा ये क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल की ध्रुवों पे ऊंचाई तो 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। इससे कुछ समझ आया कि ध्रुवों पे क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर तक ही है और भूमध्य रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करें हम समताप मंडल की। समताप मंडल की तो ये भूमध्य रेखा पे 50 किलोमीटर और ध्रुवों पे भी इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें मध्य मंडल की तो ये भी 80 किलोमीटर ऊंचा है दोनों जगह। भूमध्य रेखा पे भी इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है और ध्रुवों पर भी इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। फिर अगला हम बात करें तापमंडल की तो ये 640 किलोमीटर है दोनों जगह और वायुमंडल 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है भूमध्य रेखा से और ध्रुवों से। तो केवल हमें यहाँ से एक चीज याद रखनी है जो हमारी महत्वपूर्ण बनती है कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों पे ऊंचाई कितनी है, प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है कि 8 किलोमीटर, और अगर आपसे पूछ ले कि क्षोभ मंडल की भूमध्य रेखा पे ऊंचाई कितनी है तो वो है आपकी 18 किलोमीटर। क्लियर? तो ये प्रश्न यहां से तुम्हें याद रखना है कि ध्रुवों पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। यहां तक कोई समस्या? अगले पे चलें। हम बात करें अब क्षोभ मंडल की यानी पृथ्वी की एक एक परत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर, तो क्षोभ मंडल की हम बात करें तो याद रखना यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हम सब इसी परत में रहते हैं। वायुमंडल की ये सबसे निचली परत है और इसी परत में जीवन संभव है। हम सभी इसी परत में रहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। ये याद रखना, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। फिर इसकी ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पे ये 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ये महत्वपूर्ण है।
इसको याद रखना कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई भी पूछ लेता है। ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पे ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। औसत ऊंचाई भी याद रखनी है और ध्रुवों पे ऊंचाई कितनी है और भूमध्य रेखा पे ऊंचाई कितनी है ये भी याद रखनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में कमी आती है। ठीक है, 165 किलोमीटर होगा यहाँ पे, इतनी की ऊंचाई पे जाने पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। आगे बात करें कि वायु का सर्वाधिक घनत्व इसी परत में पाया जाता है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि वायु का सर्वाधिक घनत्व किस परत में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि क्षोभ मंडल में वायु का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। आगे, सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती हैं, यानी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसके ऊपर वाली परतों में मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे कि वर्षा, हिमवृष्टि, कुहासा, धुआं, चक्रवात, सुनामी, मेघ गर्जन, ये सभी क्रियाएं इसी परत में होती हैं। आगे, इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो अगर पूछ ले कि क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तो समताप मंडल की औसत जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक है। इसमें एक चीज याद रखनी है कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ताप स्थिर तथा उसके बाद तापमान में वृद्धि होती है, यानी समताप मंडल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में तापमान स्थिर रहता है। 20 किलोमीटर से आप अपर जाएंगे तो इसके तापमान में वृद्धि होती है। 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है। वायुमंडल में सर्वाधिक ओजोन, सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल में ही है, यानी जो ओजोन और सर्वाधिक सांद्रता है वो आपकी कहाँ पे है, ये आपकी समताप मंडल में ही है। क्लियर। अगली स्लाइड पे चलें। अब इसमें क्या कि समताप मंडल में अगर आप 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहीं पे ओजोन परत पाई जाती है, यानी समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन परत पाई जाती है और इसी ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, ओजोन परत को। इसका कार्य क्या है कि यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती। जो ओजोन परत है वो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। कौन? ओजोन परत। किसे रोकते हैं? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है आपकी ओजोन परत। ठीक। जो यूवी रेज हैं ये हानिकारक किरणें हैं। इससे स्किन कैंसर तथा मोतियाबिंद हो सकता है। सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज हैं ये बहुत ही हानिकारक किरणें हैं और इनसे आपको स्किन कैंसर या मोतियाबिंद हो सकता है। अच्छा, यूवी रेज और ओजोन मिलने के बाद ऑक्सीजन में कमी आती है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है यूवी रेज और ओजोन के मिलने से। ये O2 और O में टूट जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है इसे डॉप्सन में मापते हैं। मोटाई इसकी 200 डॉप्सन से कम अगर हो तो ओजोन होल कहते हैं उसे। अगर मोटाई आपने नापी और 200 डॉप्सन से मोटाई अगर कम है तो उसे ही ओजोन छिद्र कहते हैं। इसी में
आगे बात करें कि ओजोन पर जो छिद्र है वो सर्वप्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि ओजोन पर छिद्र सर्वप्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया था। ओजोन छिद्र की जो खोज है, ओजोन छिद्र की खोज 1973 में जोसेफ फॉरमैन ने की थी। ओजोन छिद्र की खोज। फिर अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत की खोज किसने की, तो 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन द्वारा ओजोन परत की खोज की गई थी। तो दो प्रश्न यहाँ से बने कि ओजोन छिद्र की खोज, तो 1973 में ओजोन छिद्र की खोज जोसेफ फॉरमैन ने की। फिर आपसे पूछे कि ओजोन परत की खोज, तो 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन द्वारा ओजोन परत की खोज की गई थी। आगे बात करें ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र होने का कारण क्या क्या है? ओजोन छिद्र का कारण, इसमें आपको याद रखना है एक CFC, एक HCFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दोनों गैसें ओजोन छिद्र के लिए हानिकारक हैं और इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह में किया जाता है। तो इनके उपयोग पे अब सरकार ने काफ़ी समय पहले ही बैन लगा दिया है कि आप CFC और HCFC का उपयोग नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक? अगले पे चलें। अब हम बात कर लें यहाँ पे एक ओजोन परत के संरक्षण में। इसमें एक वियना समझौता हुआ था 1985 में और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण में। ये दो समझौते हुए हैं, एक याद रखना वियना समझौता 1985 और मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987। तो इसी समझौते के बाद प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाने लगा और वो कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। समताप मंडल सभी मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए यह वायुयान उड़ने के लिए आदर्श है। तो यहाँ से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट रखना कि जो वायुयान हैं, वायुयान ये समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में उड़ते हैं। आगे आपसे पूछे कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपको याद रखना है कि वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। फिर चमकदार जो बादल का निर्माण है वो समताप मंडल में होता है, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल या भूलाभ मेघ कहते हैं। मदर ऑफ पर्ल या भूलाभ मेघ किस मंडल में बनते हैं? तो वो समताप मंडल में बनते हैं, जिन्हें चमकदार बादल की संज्ञा दी गई है। यहाँ तक क्लियर? तो आज रखेंगे हम यहाँ तक, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। 15 से 20 क्लास में आपकी EVS कवर करा दी जाएगी। 15 से 20 क्लासेस होंगे, आपका पूरा का पूरा EVS जिसमें कवर हो जाएगा और बेहतर तरीके से। वो तो आपको इस क्लास को देख के ही पता चल गया होगा कि कंटेंट कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और आपको बेहतर तरीके से आपके रिवीजन के लिए क्लासेस शुरू की गई हैं। इस क्लास के PDF के लिए आप देवकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ आपकी इस क्लास की PDF अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।